Good afternoon, all dear students. Today I will going to discuss about history chapter number 2, the making of nationalism in Europe. देखो, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म का कैसे स्टार्टिंग हुआ, नेशनलिज्म का कैसे बनाया गया, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। पहले मैं बताया था कि नेशनलिज्म क्या है, एक पार्टिकुलरली नेशन का डेवलपमेंट, किस तरह से एक नेशन का क्या हुआ डेवलपमेंट देखा गया है। एक पार्टिकुलरली नेशन का जो रूल रेगुलेशन है, नेशन में कैसा रहना चाहिए, नेशनल प्रोग्रामिनेशन कैसा होना चाहिए, नेशनल स्ट्रक्चर, नेशनल परसेप्शन कैसे रहना चाहिए, ऑल जगह यहाँ पर बताया गया है। तो नेशनल स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है? नेशनलिज्म से रिलेटेड है। जो जर्मनी का बारे में बताया गया है यहाँ पर, जितना सारा जर्मनी से लेके यूरोपियन जितना सारे कंट्रीज है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइमिंग में हुआ था, एक पार्टिकुलरली वो लोग का एक्सपेक्ट किया था। फ्रेंच का जो मैन है, सोसाइटीज मैन है, उसका मेन एक्सेप्शन क्या था, मेन विश था कि एक पार्टिकुलरली नेशन बनेगा जहाँ पर जो किंग रहेगा, मीन्स मोनार्की रहेगा, उसका जो पावर रहेगा लिमिटेड पावर रहेगा, उसका ऑल प्रोग्रामिनेशन कैसा होगा, एक फ्रीडमली जितना सारा पीपल यहाँ पर सरवाइव करेगा, वो लोग एक फ्रीडमली हर काम कर सके। ये है मेन जगह नेशनलिज्म का। तो नेशनलिज्म का मेन इम्पोर्टेंट जगह क्या है, किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट हुआ है, नेशनल डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर देखो, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप, you will find that there were no nation state as we know them today. तुम मिड 18th century का जो यूरोप का मैप देखे हो, उसमें एक भी स्टेट मतलब नेशन नहीं है। जितना सारा स्टेट है यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में इंक्लूडिंग जितना सारा कंट्रीज़ है, एक भी कंट्री में क्या नहीं है, नेशनलिटी नहीं है। नेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक भी कंट्रीज़ में परसेप्शनली डेवलप नहीं हुआ है। तो ये मेन प्रॉब्लम है नेशनलिटी का, जो यूरोप में देखा गया है। तो यूरोप का जितना सारा स्टेट था, सब स्टेट का विशेष क्या है, जो तुम लोग को पहले बताया था मैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर्स था, वहाँ पर बताया था कि फ्रेडरिक सोरिया का एक ड्राइंग है जिसमें एक लॉन्ग टेरेन प्रोफाइल का तरफ है, जिसका मिडिल परसेप्शन में कौन है, मिडिल में स्टैंड का एक मूर्ति है जो जिसस किस से जिसका इमेजिन किया गया है, जिस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक लॉन्ग टेरेन को क्रॉस करके बहुत दूर से बहुत सारा मतलब अलग अलग कंट्रीज़ का, अलग अलग नेशन का पीपल आ रहा है और उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, क्योंकि वो फ्रीडम का सिंबल है। वो किसका सिंबल है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रीडम का सिंबल है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो मूर्ति है, वहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं, आके अपना जो रेस्पेक्ट है, एक उसको एक पार्टिकुलरली नेशन बना, गॉड का बिलीफ में उसको रेस्पेक्ट दे रहा है। और पार्टिकुलरली क्या विशेष रख रहा है कि एक नेशन बनेगा जहाँ पर सब लोग अपनी इच्छा से हर काम कर सके, फ्रीडमली ऑल वर्क जो है वो हो सके। तो एक नेशन का मेन स्ट्रक्चरेबिलिटी जो है, मेन परसेप्शन जो है वो ऐसा रहना चाहिए। ये मेन विशेष है ऑल पीपल का, कि कौन सा जगह का, फ्रेंच का। एंड यूरोपियन जितना सारा कंट्रीज है, हर जगह में जितना सारा पीपल मतलब अराइव करता है, सबका लिए एक नेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। और नेशनल स्ट्रक्चर होने का लिए सबका एक विशेष है। What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms. देखो, तुम लोग को पता है कि अभी का जनरेशन में जर्मनी मतलब उस टाइमिंग को बताया जा रहा है, जर्मनी, इटाली एंड स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पर किंगडम का डिवाइड है। मतलब पर्टिकुलरली ये कंट्रीज है लेकिन अलग अलग किंगडम है, मतलब कंट्रीज नेशन नहीं है, एक ही किंगडम नहीं है, एक ही रूल हर जगह में नहीं चलता है। रूल रेगुलेशन परसेप्शन जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंट्रीज़ का पॉलिटिकली, उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है। तो क्या है, डिफरेंट टाइप का थिंकिंग यहाँ पर पता चल रहा है। डचिंग एंड कैंटन्स होर्स रूल्ड देयर ऑटोनोमियस टेरिटरीज, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग रूल यहाँ पर प्रचलित है, मतलब चल के आ रहा है, अलग अलग जगह में अलग अलग रूल को फॉलो किया जा रहा है, जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में भी देखा गया है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की
यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह है। ऑटोक्रेटिक मोनार्की क्या है देखो, विद इन द टेरिटोरीज व्हिच लिव्ड द डाइवर्स ऑफ पीपल। ऑटोक्रेटिक क्या है, मतलब मोनार्की जो है, गवर्नमेंट जो है, ऑटोक्रेटिक क्यों बोला जा रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। गवर्नमेंट का जो प्रोग्रामेशन है, रूल रेगुलेशन है, इसमें मतलब इक्वलिटी नहीं है। गवर्नमेंट अपनी इच्छा से पॉपुलेशन का बारे में नहीं सोच रहा है, उसका खुद का जो प्रोग्रामिनेशन है, जो तुम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ के आए हो कि तो सोशल स्ट्रक्चर जो था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, वहाँ पर सोसाइटी 3 डिवीज़न में डिवाइड था, जिसमें ऊपर में सबसे फर्स्ट स्टेट था, मतलब अलग अलग स्टेट में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी का पीपल अराइव करके आ रहा था, सेकेंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी का पीपल था जो नोबेल फैमिली से अराइव किया है, और थर्ड स्टेट में कौन था, थर्ड स्टेट में लोअर क्लासेस था, जिसमें थर्ड स्टेट का अलग अलग डिवीज़न है, जिसका अपर क्लासेस था, जिसको मिडिल क्लास भी बोला जाता था, जिसमें बिग बिजनेस में मर्चेंट, लॉयर्स, ऑफिसर्स अराइव करता था। मिडिल में पीजेंट्स एंड आर्टिसन था, और थर्ड में जो था लैंडलेस लेबर, पुअर पीपल जो था, वो एकदम लो स्टेज में, लोअर स्टेज में था। लेकिन इक्वलिटी क्यों नहीं था सोसाइटीज़ में, सिर्फ थर्ड स्टेट का मेंबर के ऊपर टैक्स का जो लुईस 16 है, लुईस 16 सिर्फ थर्ड स्टेट का मेंबर के ऊपर टैक्स जो है, टैक्स बढ़ाया जा रहा था। मतलब उसका कुछ इम्पोर्टेंसिटी नहीं है, टैक्स कैसा रखना चाहिए, उसका स्ट्रक्चरेबिलिटी कैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में किंग जो है वो नहीं सोच रहा था। ये सबसे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंसिटी है, इसी को बोला जाता है ऑटोक्रेटिक मोनार्की। मतलब मोनार्की मीन्स किंग जो है, उसका जो डिसीजन है वो कभी भी चेंज हो रहा है। एक एक नेशन से, मतलब पर्टिकुलरली फ्रेंच का स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक एक नेशन से एक एक वोट को सिलेक्शन किया जाएगा, तो मतलब सब लोग वोट नहीं दे सकता है। इससे ये जगह पता चल रहा है, और ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो गया था फ्रेंच सोसाइटीज़ में। फ्रेंच नहीं, सिर्फ यूरोपियन ऑल सोसाइटीज़ में एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि जिसका पावर नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है, और उसका ऊपर टैक्स जो है, टैक्स का अमाउंट ऑल एवर बढ़ाया जा रहा था। कॉमन फूड, एक ब्रेड जो है एक कॉमन फूड था फ्रेंच जनरेशन में, उसका ऊपर भी बहुत सारा टैक्स बैठाया गया था। इसलिए एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी स्टार्ट हो गया था इस कारण से, इसी कारण से स्पेशली। उसके बाद यहाँ पर देखो, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। गवर्नमेंट जो था, मीन्स मोनार्की जो था, वो उसका पास मतलब आइडेंटिटी किसी को नहीं दिया था, वो शेयर नहीं किया था। किसको? आइडेंटिटी। एक कंट्रीज़ का, एक पर्टिकुलरली नेशनल स्टेट में, एक नेशन में पॉपुलेशन का आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, उसका एक फ्रीडमली मेंटेलिटी रहना चाहिए। वो कॉमन कल्चर जो कॉमन पीपल में अराइव, मतलब इक्वल रहना चाहिए, वो नहीं था। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग द डिफरेंट एथनिक ग्रुप। यहाँ पर क्या हुआ था, मतलब उस जगह में जितना सारा पीपल था, सब लोग का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में वो लोग बात कर रहा था। एथनिक ग्रुप, एथनिसिटी जिसको बोला जाता है, रेसेस जिसको बोला जाता है, रेसेस भी सबका लिए डिफरेंसेस था। सेम रेसेस सेम कल्चर किसी का लिए भी नहीं था। कहाँ पर? फ्रेंच सोसाइटीज़ में। द हाब्सबर्ग एम्पायर that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different region and peoples। जो हब्सबर्ग एम्पायर था, वो उसका लिए भी, उसका भी रूल रेगुलेशन जो है वो अलग अलग टाइप का था। जैसे कि देखो यहाँ पर मेनी रूल रेगुलेशन का जगह बताया गया है, जो हर एक पॉपुलेशन का लिए डिफरेंस था, सबका लिए सेम और कॉमन रूल रेगुलेशन नहीं था। मतलब इसी को बोला जा रहा है कि यहाँ पर नेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। किसी का लिए जो रिच पीपल है उसका अलग रूल है, जो पुअर पीपल है उसका अलग रूल है, जो सोसाइटीज़ में फाउंड किया जा रहा था, सोसाइटीज़ में जिसका परसेप्शन देखा जा रहा था। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजियन, द टॉयर, ऑस्ट्रिया एंड द सुदेनलैंड। यहाँ पर एल्पाइन रीजन का जगह, ये एल्पाइन रीजन में मतलब एक पार्टिकुलरली जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पर ये चल रहा था, जो ट्रायल है, ऑस्ट्रिया है और स्विट्ज़रलैंड से, स्वीडनलैंड सॉरी। यहाँ पर देखो, एज वेल एज द बाहोमिया, बाहोमिया है, बोहेमिया जो है वो कौन है, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज द प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। एरिस्टोक्रेट किसको बोला जाता है, ये जगह भी इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोक्रेट स्पेसिफिकली जिसको बोला जाता है, जो जिसका बॉर्न जो है, जन्म जो है वो विलेज एरिया में हुआ, और वो टाउनशिप एरिया में जाके डेवलपमेंट किया,
वहाँ पर वो एस्टेब्लिशमेंट किया घर का, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर उसका जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट का डेवलपमेंट हुआ। इस पर्टिकुलरली फैमिली को एरिस्टोक्रेट बोला जाता है। जो जर्मन है, वो जर्मन स्पीकिंग जो पीपल है, वो खुद को एरिस्टोक्रेट मानता था, क्योंकि उसका एक पर्सनल बैडनेस क्या था कि वो खुद को, जो जर्मन इतनी ग्रुप्स है, उसको वर्ल्ड का सारे रेसेस से सबसे बेटर बिलीव कर रहा था, जो कि अलग जितना सारा इतनी ग्रुप्स है, इतनी सिटीज़ है, वो पीपल ऐसा नहीं मान रहा था। लेकिन जर्मन पीपल जो है वो इस टाइप का एथनिसिटी का फॉलो करके आ रहा था। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है। द हाब्सबर्ग एम्पायर that ruled over the Austria-Hungary, for example, was the parts of the में different places, जो अलग अलग जगह में इसका परसेप्शनल डेवलपमेंट हुआ था। तो यहाँ पर देखो बोहेमिया के बारे में पता चला। देन उसके बाद देखो इट वाज इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ द लोम्बार्डी एंड वियतनाम। इटालिया में मतलब इटली जो कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी इस टाइप का स्पोकिंग मतलब कल्चर जो है वो चल रहा था। लोम्बार्डी और वियतनाम में भी सेम कंडीशन था। इन हंगेरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगार, वाइल द हंगेरी जो है वहाँ पर हाफ पॉपुलेशन मतलब आधा पॉपुलेशन जो है वो स्पोक कर रहा था मैगार लैंग्वेज में। द अदर स्पोक ए वैरी ऑफ डायलेक्ट्स, अलग अलग लैंग्वेज का जगह बताया गया है। मतलब मिडिल आधा पॉपुलेशन मैगार लैंग्वेज में बात कर रहा था, आधा डायलेक्ट्स में। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोकन पॉलिस, गैलिसिया में एरिस्टोक्रेसी जो है, क्लियर हो गया एरिस्टोक्रेट का जगह। एरिस्टोक्रेट किसको बोला जाता है? जिसका विलेज एरिया में बॉर्न हुआ है और टाउन में जाके जो एस्टेब्लिश हुआ है, एस्टेब्लिशली मतलब उसका परसेप्शनल डेवलपमेंट वो टाउन एरिया में किया है, उसी को एरिस्टोक्रेट ही बोला जाता है। तो यहाँ पर गैलिसिया जो है वो वहाँ पर क्या हुआ था कि एरिस्टोक्रेट स्पोकन पीपल जो है वो पॉलिश लैंग्वेज में बात कर रहा था। Beside the three dominant groups, also there also lived within the boundaries of the empire a mass subject peasants people, Bohemia and Slovakas of the north, Slovans and the Carnots to the south, or the Romanians to the east of the ट्रांसिल्वेनिया। मतलब अलग अलग जगह में कौन कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा था, पॉपुलेशन का मेन परसेप्शन क्या था, हर जगह यहाँ पर बताया गया है। Such as the differences did not easily promote a sense of the political unity। देखो, such as the differences did not easily promote a sense of political unity, यहाँ पर पॉलिटिकली जो यूनिटी पॉपुलेशन का रहना चाहिए वो यूनिटी भी सबका लिए सेम नहीं था। अलग अलग जगह में अलग अलग पॉलिटिकली परसेप्शन यूज़ हो रहा था। पॉलिटिकली टोटल नेशन जो है, जो उसका जो डेवलपमेंट रहना चाहिए वो नहीं था उस टाइमिंग में, मतलब पॉलिटिकल इक्वलिटी किसी में भी नहीं था। द ओनली टाई द बाइंडिंग दिस डाइवर्सेस ग्रुप्स टुगेदर वाज ए कॉमन अलायंस टू द एम्पायर। मतलब पॉपुलेशन एम्पायर जो है, किंग जो है, उसका ऑल परसेप्शन में क्या था? एक डाइवर्सिटी था, एक डिफरेंसेस था, जिसको कहीं पर भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। इसलिए एक पार्ट यूरोप में जितना सारा कंट्रीज है जो कि नेशन नहीं था, कौन सा टाइमिंग में? मिड 18 सेंचुरी का टाइमिंग में वहाँ पर मेन परसेप्शन क्या हो गया था? एक नेशनल स्टेट बनाने का प्रोग्राम नेशन, एक नेशन पार्टिकुलरली एक सुइटेबल और आइडियल नेशन का कंस्ट्रक्शन करने का जो एस्पेक्ट्स है, परसेप्शन है, उसी का बारे में वहाँ पर ऑल पॉपुलेशन सोच रहा था। मतलब नेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहना चाहिए। देन उसके बाद देखो द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी कौन है, क्या है, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है, और मिडिल क्लास में कौन कौन था, उसका परसेप्शन में क्या क्या था। देखो सोशली एंड पॉलिटिकली उसका जगह यहाँ पर बताया गया है। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स यहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट का बोला जा रहा है? यूरोप का बारे में बोला जा रहा है। यूरोप में एरिस्टोक्रेटिस जो है वो सबसे डोमिनेंट क्लास, मीन्स उसका जो एजुकेशन परसेप्शन है, एजुकेशन क्वालिटी है, और परसेप्शनल डेवलपमेंट जो है, उसका मेन परसेप्शन यहाँ पर देखा गया है, वो सबसे डेवलप्ड पोजीशन में है और वो खुद को एरिस्टोक्रेट मानता है। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे
of life that cute cut across regional डिविजन्स। ये जो ये एरिस्टोक्रेट पीपल का जो मेंबर है, इसका जो लाइफ सिस्टम है, यहाँ पर सबका एक कॉमन कल्चर था, कॉमन सिस्टम था। लाइफ सिस्टम में एक परसेप्शनली चेंजिबिलिटी देखा गया है, अलग अलग रीजियन में अलग अलग डिफरेंसेस देखा गया है। दे ओन्ड ईस्टर्न इन द कंट्रीज ऑल्सो द टाउन हाउसेस। ये एरिस्टोक्रेट फैमिली जो है वो मतलब यूरोप का ईस्टर्न साइड में जितना सारा कंट्रीज है वहाँ पर वो लोग सबसे ज़्यादा मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो लोग का। ईस्टर्न कंट्रीज में देखो यहाँ पर देखा गया है ऑटोमन एम्पायर, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूसियन एम्पायर्स, साइडिया, ये सब जगह में ईस्टर्न पार्ट में जो है यूरोप का, ये वहाँ पर एरिस्टोक्रेट पीपल का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। Their families were often conducted by ties of marriage। वो एरिस्टोक्रेट पीपल जो है उसका जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो कैसा था, मतलब एक हाई रैंक का मैरिज सिस्टम भी वहाँ पर यूज़ हो रहा था, प्रोपाउंडेड था। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर, एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप में जो पावरफुल था उसका मेन परसेप्शन क्या था, द न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। वो लोग पावरफुल एरिस्टोक्रेट का अमाउंट जो था वो लोग न्यूमेरिकली में जनरली एक स्मॉल ग्रुप में डिवाइड था, उसका संख्या जो था बहुत ही कम था। क्लियर? द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेट पॉपुलेशन जो है उसका जो मेजोरिटी है वो एक पार्टिकुलरली देखो पीजेंट्री, मतलब उसका ऑल परसेप्शन जो है वो अलग टाइप का चल रहा था सोसाइटीज़ में, लेकिन सबका मेन परसेप्शन क्या था, पार्टिकुलरली एक फ्रीडमली नेशन का कंस्ट्रक्शन करना। इसीलिए इस चैप्टर में बोला गया है कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस यूरोप में नेशनलिज्म का कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है। देखो उसके बाद देखो द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वाज मेड अप ऑफ ए पीजेंट्री। इस पॉपुलेशन का एरिस्टोक्रेट का मेजोरिटी कैसे हुआ था, पार्टिकुलरली इसका जो ग्रुप्स था ग्रुप का बेसिस में हुआ था। टू द वेस्ट द बुल्क ऑफ द लैंड वाज फ्रेम्ड बाय टेनिस एंड द स्मॉल ओन्ड। देखो पार्टिकुलरली जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर उसका परसेप्शनली डेवलपमेंट हुआ था, वाइल द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट एस्टेट व्हिच आर द कल्टिवेबल बाय सिल्क। यूरोप का जो सेंट्रल पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट में वहाँ पर लैंड होल्डिंग में किसको बोला जा रहा है, पार्टिकुलरली एक एरिस्टोक्रेट फैमिली का अंडर बहुत सारा लैंड है, तो वहाँ पर उस लैंड में उसका रूल रेगुलेशन चल रहा था, उसका ऑल परसेप्शन वहाँ पर रेगुलेटेड था, और वो जो लैंड है उसी का इंक्लूडिंग था, वहाँ पर उसका ओनरशिप चल रहा था जिसका लैंड है। ठीक, इन वेस्टर्न एंड parts of the Central Europe, in Western Europe and the some parts of Central Europe, the growth of industrial revolution or industrial productions and the trade mean the growth of towns and the emergencies of commercial cases। देखो वेस्टर्न यूरोप का कुछ पार्टिकुलरली पार्ट में और सेंट्रल यूरोपियन पार्ट में ग्रोथ हुआ था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा था, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंक्रीज होने का साथ साथ ट्रेड जो है जिसको बिजनेस बोला जाता है उसका भी डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो किसी भी जगह में बिजनेस सिस्टम जो है उसका भी डेवलपमेंट जरूर होगा। इसी तरह से वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोग्रामेशन के साथ साथ बिजनेस का भी डेवलपमेंट देखा गया है। ग्रोथ ऑफ द टाउन्स का एरिया में, सराउंडिंग एरिया में बिजनेस का भी ग्रोथ हुआ है। इमरजेंसीज ऑफ द कॉमर्शियल क्लासेस होल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस फॉर द मार्केट। देखो कॉमर्शियल क्लासेस, पॉपुलेशन का जो अलग अलग क्लास रहता है वहाँ पर देखो जो कॉमर्शियल वर्क होता है, कॉमर्शियल मीन्स एजुकेशनल वर्क बोल सकते हो उसको, वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर भी प्रोडक्शन, मार्केट का जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंसिटी वहाँ पर भी देखा गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड इन द इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा हुआ था 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा देखा गया था, जिसका इफेक्ट टोटली वर्ल्ड में जितना सारा कंट्रीज है वहाँ पर इसका ऑल परसेप्शन देखा गया है। बट द फ्रांस एंड द सम पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बट फ्रांस जो है, फ्रांस को छोड़ के जितना सारा जर्मन स्टेट है वहाँ पर भी ये देखा गया था 19th सेंचुरी में इसका
डेवलपमेंट हुआ था। किसका डेवलपमेंट हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डेवलपमेंट हुआ था। देन उसके बाद देखो हाँ, उसके बाद देखो इन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वेर स्मॉलर इन द नंबर ऑफ द 19th सेंचुरी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इसका जो नंबर था, किसका नंबर था? इंडस्ट्रियलाइजर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल वर्कर्स जो है वो उसका जो अमाउंट था वो वहाँ पर 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। इट वॉज अमंग द एडुकेटेड लाइबरल मिडिल क्लासेस। यहाँ पर एडुकेटेड मिडिल क्लास का भी डेवलपमेंट हुआ। मिडिल क्लास पीपल जो एडुकेटेड था, लाइबरल ग्रुप में जो पॉपुलेशन थोड़ा सा एडुकेटेड था उसको मिडिल क्लास माना जाता था। That idea of the national unity following the abolition of the aristocratic privileges gained properly। यहाँ पर देखो एरिस्टोक्रेट पीपल जो है उसका भी डेवलपमेंट हुआ था उसी का साथ साथ, और उसका जो रूल रेगुलेशन है, प्रोग्रामेशन है, वो भी चल रहा था प्रॉपरली, वो भी प्रॉपरली डेवलप हुआ था। व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? देखो उसके बाद जो जगह है वहाँ पर क्या है, किस तरह से लिबरल नेशनलिज्म जो है वो स्टैंड हुआ। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th century यूरोप were closely allied to the ideology और द लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रेस्पेक्ट, पर्टिकुलरली हर एक स्टेट में जहाँ पर नेशनल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, नेशनलिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सब लोग का एक ही एस्पेक्ट था, क्या था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट करना, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो किसका सिंबल है? नेशनलिटी का सिंबल है, नेशनल ग्रोथ का सिंबल है, नेशनल डेवलपमेंट का सिंबल है। ठीक, उसके बाद देखो द टर्म लाइबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। लाइबरलिज्म जो टर्म है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका रूट लिबर, जिसका मीनिंग है लिबर। लिबर से ही अराइव हुआ है लाइबरलिज्म वर्ड, मीनिंग फ्री। लिबर का मीनिंग क्या है? फ्री। तो लिबरलिज्म से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो फ्रीडम चाह रहा है, जो टोटली फ्री माइंड, फ्री कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल प्रेजेंट कर रहा है। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम्स फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मिडिल क्लास का जो पीपल था उसका पास लिबरलिज्म जो है वो मतलब ऑल इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर लॉ है, पॉलिटिकली इक्वलिटीज है, एम्फासाइजेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द कॉन्सिस्टर, गवर्नमेंट सिस्टम का भी डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाया गया। सिंस द फ्रांस रिवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द ऑटोक्रेटिक ऑफ द सर्कुलर प्रिविलेजेस। फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइमिंग में लिबरलिज्म कैसा था? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब ऑटोक्रेटिक जो है वो मतलब किंग का ऊपर डिपेंडेंट था। हर जगह में नेशनलिज्म नहीं था, किंग जो रूल बना रहा था उसका खुद का जो माइंड था, साइकोलॉजी था, मेंटलिटी था, उसी का ऊपर लिबरलिज्म भी डिपेंडेंट था। किस टाइमिंग में? फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइमिंग में। तो यहाँ से लिबरलिज्म का जगह क्लियर हुआ। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।